क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी दुनिया में अलग अलग देशों को जरूरत क्यों पड़ती है अपनी करेंसी बदलने की? महंगाई क्यों बढ़ती है? पैसे की कीमत क्यों कम होती है? आप सुबह से शाम मेहनत करते हो, सालों साल मेहनत करके पैसे को जमा करते हो, क्यों? ताकि आपका जमा किया गया पैसा आपके आने वाले समय में कहीं काम आ सके। लेकिन क्या आपको पता है आपके जमा किए गए पैसे की वैल्यू हर साल 0 से लेकर 15% के हिसाब से कम होती ही रहती है, गिरती ही रहती है। और यह गिरावट सिर्फ रुपए में ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी करेंसीज जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन सभी में आई है। क्या कारण है इन सब बातों के? कभी एक समय था जब अनाज, दालें, गोले, मनके, सोना, चांदी और ना जाने कुछ जानवरों के दांत तक करेंसी के रूप में उपयोग हुआ करते थे, मगर इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके सॉल्यूशन में पूरी दुनिया में नोट्स और इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आदि। और इंटरनेट बैंकिंग भी चल रही है जैसे कि NEFT, IMPS आदि। मगर इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके सॉल्यूशन में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिप्पल आदि पूरी दुनिया में डोमिनेट कर जाए। जैसे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लीगल भी कर दिया गया है और कुछ देश जैसे जापान और US में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के साथ साथ आप बिटकॉइन में शॉपिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमन और आज हम पैसे की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको आसान भाषा में कुछ ऐसी तमाम नॉलेज मिलेगी जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत काम आएगी। सबसे पहले वाटर सिस्टम हुआ करता था जिसमें लोग बिना किसी करेंसी के सिर्फ अपनी जरूरत वाली चीजें जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां, गाय, घोड़ा आदि इनमें अपनी जरूरत के हिसाब से लेन देन किया करते थे। बीतते समय फूड एज करेंसी का कॉन्सेप्ट आया जिसमें भारतीय मक्की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली करेंसी थी, क्योंकि मक्की को ड्राई करके महीनों तक स्टोर किया जा सकता था और इसे मुर्गी, गाय, घोड़ा और इंसान सभी खा सकते थे। बीतते समय कलेक्टिबल्स एज करेंसी जिसमें हाथी के दांत, डॉल्फिन के दांत, बीड्स एंड शेल्स ये सब करेंसी के रूप में उपयोग होने लगे। दोस्तों, आपने हिंदी मूवीज का एक डायलॉग तो सुना ही होगा, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। दोस्तों, कौड़ी और फूटी कौड़ी ये दोनों हमारे भारत देश में उपयोग होने वाली करेंसीज थी जो कि इंडियन ओशियन में से मिलती हैं। दोस्तों, इसके अलावा मेटल्स एज करेंसी जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब रॉ फॉर्म में करेंसी के रूप में उपयोग हुआ करते थे। दोस्तों, तो इन सभी टाइप्स की करेंसीज को कमोडिटी मनी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी करेंसी से हटके अपनी भी कुछ वैल्यू होती है। और इसी तरह और भी बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग देशों में करेंसी के रूप में उपयोग हो चुकी हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स, टूल्स एंड नाइफ्स आदि। दोस्तों, इन सभी टाइप्स की करेंसीज में कुछ ऑब्वियस प्रॉब्लम्स थी जिसमें फूड एज करेंसी की लिमिटेड लाइफ थी और कलेक्टिबल एज करेंसी में धीरे धीरे हाथी और डॉल्फिन्स खत्म होने लग गए थे और बीड्स एंड शेल्स में वैरायटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। और मेटल्स एज करेंसी में मेटल्स के बड़े टुकड़ों को काटने में ही बहुत समय वेस्ट हो जाता था और इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज और वैल्यू भी नहीं थी, जिसके सॉल्यूशन में बीतते समय डेवलपमेंट हुई और सोने और चांदी के सिक्के आए, जिसकी शुरुआत लिडिया देश जो कि अब टर्की का पार्ट है उसके राजे ने 600 BC में की, जिसमें एक सोने का सिक्का 20 चांदी के सिक्कों के बराबर हुआ करता था, जिसने कन्वर्जन को भी बहुत आसान बना दिया। दोस्तों, ये सभी सिक्के एक ही साइज और एक ही वैल्यू के बनाए जाते थे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक सोने का सिक्का 10 kg मक्की के बराबर है तो यही रेट सभी जगह लागू होगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड रेट बन गया जो कि पुरानी करेंसीज में नहीं था। अब सोने और चांदी के सिक्कों में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अमीर इंसान के लिए ज्यादा मात्रा में सिक्के कैरी करना एक मुश्किल भरा टास्क था, जिसके सोल्यूशन में होल्स वाले सिक्के बनाए जाने लगे ताकि ज्यादा सिक्कों को धागे के साथ बांधा जा सके और कैरी करने में आसानी हो। लेकिन यह सोल्यूशन भी काफी नहीं था क्योंकि ज्यादा मात्रा में सिक्के
हैवी हो जाते थे और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत मुश्किल आती थी और इनके चोरी होने का भी खतरा बहुत बढ़ जाता था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में 7th सेंचुरी में चाइना की गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम बनाया जिसमें लोग अपने सारे सिक्के किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के पास जमा कर देते थे और बदले में रिटर्न में एक प्रोमिसरी नोट यानी कि रिसिप्ट ले लेते थे जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती थी। अब जब भी किसी इंसान को अपने सिक्कों की जरूरत पड़ती तो वो मर्चेंट के पास जाता और कुछ % फीस सिक्कों के रूप में देकर अपने बचे हुए सिक्के वापस ले लेता और फिर उन सिक्कों से खरीदारी करके फिर बचे हुए सिक्के वापस मर्चेंट के पास जमा कर देता और यह प्रोसेस चलता ही रहता। बीते समय चाइना के पास सिक्कों में कमी आने लगी जिसके चलते चाइना की गवर्नमेंट को कैश फ्लो में रुकावट का सामना करना पड़ा, जिसके सॉल्यूशन में चाइना की गवर्नमेंट ने रिसिप्ट्स को ही पेपर मनी का रूप दे दिया और यहां से पेपर मनी का कॉन्सेप्ट यानी कि नोट्स की शुरुआत हो गई। दोस्तों, चाइना के बाद पेपर मनी का कॉन्सेप्ट इटली और फिर ट्रैवलर्स के जरिए यह कॉन्सेप्ट यूरोपियन कंट्रीज में फैल गया और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज ने पेपर मनी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया और फिर 18th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के जरिए यह कॉन्सेप्ट भारत और पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों, भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस नासिक में 1928 में लगाई गई और 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि चाइना पूरी दुनिया को पेपर मनी का कॉन्सेप्ट देने वाला देश खुद 13th सेंचुरी में पेपर मनी के चलते खुद इन्फ्लेशन का शिकार हो गया और फिर चाइना को पेपर मनी से इतनी नफरत होगी कि चाइना ने नोट्स को बैन ही कर दिया और फिर अगली 2 सेंचुरीज तक पेपर मनी को अडॉप्ट भी नहीं किया। लेकिन 1944 में एक प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। 1944 तक सारे वर्ल्ड की पेपर करेंसीज बैक्ड बाय गोल्ड थी, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख की वैल्यू की करेंसी अवेलेबल है तो गवर्नमेंट के पास 1 लाख की वैल्यू की करेंसी का गोल्ड रिजर्व्ड होता था। लेकिन 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत पूरे वर्ल्ड की करेंसीज को बैक्ड बाय डॉलर कर दिया गया और डॉलर को आगे बैक्ड बाय गोल्ड कर दिया गया और गोल्ड का एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया गया जो कि 28.3 ग्राम गोल्ड $35 का था। थोड़ी देर बाद 1976 में इस कंडीशन को भी खत्म कर दिया गया और अब डॉलर भी कंप्लीटली बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, यानी कि यहां से फिएट करेंसी की शुरुआत हो गई। फिएट करेंसी उस मनी को बोलते हैं जिसको सरकार ने अपने रेगुलेशंस के हिसाब से मनी का रूप दिया हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर दिए गए 500 रुपए के नोट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपए के नोट के ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ 500 रुपीज। हिंदी में लिखा है मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि ये फिएट करेंसीज लोगों के गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर ही चल रही हैं, ये कंप्लीटली बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। और यही प्रॉमिस डॉलर के ऊपर भी लिखा होता है और यूरो और पाउंड के ऊपर भी किया होता है। मतलब ये सारी फिएट करेंसीज गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हैं और गवर्नमेंट्स जब भी चाहें कुछ नोट्स को बदल भी सकती हैं और बंद भी कर सकती हैं। जैसे कि भारत में 2016 में नोटबंदी की गई थी और बहुत सारे लोगों का मेहनत से कमाया गया पैसा भी उनको लेने के लिए लंबी लंबी लाइंस में खड़े होना पड़ा था। चाहे गवर्नमेंट्स का मकसद इसके पीछे कुछ अच्छा ही क्यों ना हो, मगर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बहुत सारे निर्दोष लोगों का पैसा नुकसानिया भी गया था। दोस्तों, यही नोटबंदी भारत के अलावा 1996 में ऑस्ट्रेलिया, 2002 में यूरोपियन यूनियन, 2015 में जिम्बाब्वे और 2016 में पाकिस्तान में भी की गई थी। दोस्तों, अगर हम फिएट करेंसी के फायदों के बारे में बात करें तो मान लीजिए अगर कोई आफत आ जाए तो गवर्नमेंट्स नए नोट्स प्रिंट कर सकती हैं और मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, जिसके चलते एक नया राहत पैकेज भी लॉन्च किया जा सकता है। जैसे कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे देशों में राहत पैकेजेस लॉन्च भी किए जा सकते हैं, मगर
इससे नोट्स की पर यूनिट वैल्यू कम हो जाती है। नहीं समझे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पूरी दुनिया में 100 ही रुपए हैं, 100 ही सेब हैं और 100 ही लोग हैं और बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दिए जाएं तो इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से एक सेब की कीमत 1 रुपया हो जाएगी। अगर मान लीजिए 100 रुपए और प्रिंट कर दिए गए हैं, यानी कि मार्केट में 200 रुपए अवेलेबल हैं और 100 ही लोग हैं, 100 ही सेब हैं और बाकी के सारे फैक्टर्स सेम हैं, कांस्टेंट हैं, तो एक सेब की कीमत 2 रुपए हो जाएगी, यानी कि महंगाई बढ़ गई या यूं कह लीजिए पैसे की कीमत कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। दोस्तों इसी के साथ मिलती एक रियल लाइफ एग्जांपल है। दोस्तों 1980 में एक जिम्बाब्वे डॉलर 1.47 यूएस डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1998 में एक वॉर के चलते और 1999 में जिम्बाब्वे में सूखा पड़ने के कारण जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को भुखमरी से निपटने के लिए, फूड शॉर्टेज का मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा और उस लोन को चुकाने के लिए जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने नए नोट्स प्रिंट किए और लोन तो चुका दिया, मगर जिम्बाब्वे के डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक यूएस डॉलर 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गया। ऐसी ही हालत वेनेजुएला की 2016 में हो गई थी और लोगों ने मजबूरन सामान के बदले सामान में ही लेन देन करना शुरू कर दिया था। और ऐसी ही हालत जर्मनी की 1920 और हंगरी की 1946 में हुई थी। दोस्तों हमारी जिंदगी में पेमेंट सिस्टम को और भी आसान बनाने के लिए 1983 में इलेक्ट्रॉनिक मनी की भी शुरुआत होगी। जैसे जैसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट में डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी डेवलपमेंट होती ही गई। धीरे धीरे अमेजॉन ने 1995, पेपैल ने 1998 और भारत में 2005 में NEFT, 10 में IMPS और 16 में UPI और 11 में पेटीएम भी आ गए। दोस्तों यह सब बताई गई डिजिटल मनी बैक्ड बाय फिएट करेंसी होती हैं और इनका नोट से ज्यादा फायदा यह है कि आप कितना भी अमाउंट मोबाइल में ही कैरी करके घूम सकते हैं और आप नेशन वाइड कुछ मिनट्स में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में 1 से लेकर 4 दिन लग जाते हैं और 1 से लेकर 3 बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके कारण फीस भी काफी लग जाती है। दोस्तों 2008 के यूएस में आए रिसेशन से तो आप वाकिफ ही होंगे, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 2008 से पहले बैंक्स ने जितना भी उनके पास पैसा था उससे भी कई गुना अधिक लोन की फॉर्म में रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को दे दिया, और वो भी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन किए, जिसके चलते रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक तेजी से बूम दिखाई दिया, जो कि एक आर्टिफिशियल बूम था, जो कि बबल बर्स्ट होना ही था। और जब ये बबल बर्स्ट हुआ तो आम लोगों का जो बैंक्स में सेव किया गया पैसा था वो बैंक्स के बैंकरप्ट होने के कारण डूब गया और लोगों का बैंक्स के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। 1998 में क्रिप्टो करेंसी का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आया और 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया। दोस्तों बिटकॉइन के प्रीवियस करेंसीज के मुकाबले कुछ फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में नहीं है और ये बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसे कभी हैक भी नहीं किया जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका दूसरा फायदा इसकी सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, जो कि 21 मिलियन है। आज की डेट में 18.5 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं और इसके जो 21 मिलियन बनने हैं वो 2150 तक माइन होंगे। यानी कि इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है मगर इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है, जिसके कारण इसका लॉन्ग टर्म में प्राइस भी बढ़ता ही चला जा रहा है। दोस्तों इसका तीसरा फायदा यह है कि ये प्राइवेसी इसमें बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कोई भी इंसान तब तक ये नहीं जान सकता कि आपके पास कितने बिटकॉइन हैं जितनी देर आप खुद नहीं उसको बता देते।
इसका चौथा फायदा यह है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में ये बहुत सहायक है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में कुछ ही मिनट्स लगते हैं और फीस भी बहुत कम लगती है। दोस्तों, बिटकॉइन के केवल फायदे ही नहीं, इसमें कुछ कमियां भी हैं जिनको दूर करने के लिए आज की डेट में इथेरियम, लाइटकॉइन, रिप्पल, डैश, मोनेरो आदि और भी 4000 से अधिक कॉइन्स बन चुके हैं। और अब दोस्तों, जापान, यूएस, चाइना, सिंगापुर के बाद आरबीआई ने भी डिजिटल लीगल टेंडर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 साल के बीच भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी आ जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने के कारण क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल में हम इसमें नहीं बता पाए। हम ये भी नहीं बता पाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, माइनिंग कैसे होती है और भी अनेकों जानकारी जो कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो नहीं बता पाए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल पाएगी। धन्यवाद।